हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट इकोसिस्टम से बना हुआ होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के हमने देखे, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स हमने देखे। ठीक है, फिर डिफरेंट जो है हमने देखा कि किस तरीके से बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं हमने उन्हें क्या दिया है, उन्हें नाम दिया है और किस तरह वो अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, सो नाउ वी नो व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक component of ecosystem. Today we will see the interaction between biotic and abiotic component. ठीक है, अब किसी भी इकोसिस्टम में जब हम पढ़ रहे थे एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट, तो हमने क्या देखा कि किस तरह बायोटिक कंपोनेंट्स जो है उसमें लिविंग बींग्स आते हैं, किस तरह प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर उनको जो है कौन खाता है, डीकम्पोजर जो है उनको ईट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या देख रहे हैं हम कि भाई प्रोड्यूसर भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि प्रोड्यूसर जो है प्लांट्स जो हैं ऑल्दो वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर अपना फूड खुद बनाने के लिए किस पे डिपेंडेंट करते हैं, सनलाइट पे, वाटर पे, मिनरल्स पे, सॉइल पे। ठीक है, मतलब दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द फूड फॉर प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर्स किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, डीकम्पोजर किस पे डिपेंडेंट है, डेड मैटर ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, एनिमल और प्लांट मैटर का जो डेड पार्ट्स होते हैं उन पे कौन डिपेंडेंट रहता है, सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, वी बेटर टू से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स जो हैं वो इन पे डिपेंडेंट है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इकोसिस्टम के सभी फैक्टर, इकोसिस्टम के सभी कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही जो किस तरह वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, लिविंग बींग्स आते हैं। लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, दीज आर ऑल लिविंग बींग्स जिसमें लाइफ है। ठीक है, दे आर कम्स अंडर द बायोटिक कंपोनेंट। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स में दो फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो आता है इंट्रास्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर। वे फैक्टर, ठीक है, वो बायोटिक फैक्टर इंट्रास्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं, जो कि जब सिमिलर स्पीशीज में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रास्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर। ठीक है, सिमिलर स्पीशीज के, ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ जो है वुल्फ है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वुल्फ्स में किस तरह वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, मेन जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए, क्योंकि सभी वुल्फ का फूड एक टाइप का होगा। ठीक है, तो दे विल compete फॉर फूड। ठीक है, एक ही टाइप के हैबिटेट में वो लोग रहते होंगे, तो दे विल compete फॉर हैबिटेट। ठीक है, देन दे विल compete फॉर मैट। ठीक है, तो इन एनिमल्स इंट्रास्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर होंगे फूड, हैबिटेट एंड मैट। ठीक है, जब सिमिलर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब उन्हें हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर। वही प्लांट्स के लिए क्या फैक्टर्स होंगे, ठीक है, प्लांट के लिए क्या फैक्टर होंगे, जब एक ही टाइप के प्लांट होंगे तो प्लेस ऑक्यूपाई करने में उनमें कंपटीशन होगा। ठीक है, वाटर,
वाटर के लिए एक दूसरे में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूट्रिशन क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये जो एनपीके, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो इनका न्यूट्रिएंट होता है उसके लिए दे विल फाइट, ठीक है, उसके लिए कम्पीट करेंगे। तो इस प्रकार ये फैक्टर जो एक दूसरे को सिमिलर स्पीशीज में प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो कहलाते हैं इंट्रा स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर, ठीक है। वहीं जब डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स या प्लांट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, प्रभावित करना एक दूसरे को हमेशा, ठीक है, निगेटिव मैटर में नहीं होगा, पॉजिटिव मैनर में भी हो सकता है, ठीक है, तब भी वो फैक्टर जो है इंट्रा या इंटर स्पेसिफिक फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। हमेशा यहाँ पर जैसे हमने देखा कि दे विल फाइट फॉर फूड, दे विल फाइट फॉर हैबिटेट, बट हमेशा नेगेटिवली हम ये जो है अफेक्ट नहीं करेगा, हो सकता है किसी तरह पॉजिटिव भी अफेक्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब एक स्पीशीज के एनिमल्स जो हैं, ठीक है, आफ्टर मैटिंग व्हेन दे जब जो है दे रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, और जब उसे रेयरिंग करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि बर्ड्स जो है नेस्ट बनाती हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं बर्ड्स में वो मिलकर और नेस्ट बनाते हैं, या उनका एक स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, ठीक है, जहां पर दे विल हेल्प ईच अदर। तो ये जो म्यूचुअलिज्म होता है, ये जो हेल्पिंग नेचर होता है एक स्पीशीज के एनिमल में, वो कैसा हुआ, एक पॉजिटिव काइंड ऑफ बिहेवियर हुआ, पॉजिटिवली वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इंट्रास्पेसिफिक में हमेशा जरूरी नहीं है नेगेटिव फैक्टर भी हो, पॉजिटिवली भी वो एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं इंटर स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर जब डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तब वो कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर, ठीक है, फाइन। अब इंटर स्पेसिफिक में क्या क्या आ सकता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप, ठीक है। पर्टिकुलर जो है एनिमल किसी पर्टिकुलर एनिमल का ही शिकार करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप। वो दूसरे एक अलग अलग स्पीशीज के एनिमल हैं लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा आप प्लांट्स में देखेंगे तो कुछ बैक्टीरिया और प्लांट सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो प्लांट की रूट्स में रहते हैं और वो एक सिम्बायोसिस शो करते हैं। व्हाट इज सिम्बायोसिस, जब बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा और नोड्यूल्स बनाएगा, किसमें, रूट्स में, इन द प्लांट रूट, और वो क्या करेगा, नाइट्रीफाइंग या जो बैक्टीरिया रहेगा वो नाइट्रोजन को फिक्स करके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। उस फिक्स्ड नाइट्रोजन को क्या करेगा, प्लांट यूटिलाइज कर सकेगा अपने न्यूट्रिशन के रूप में। तो इस प्रकार ये जो बिहेवियर होता है ये सिम्बायोसिस कहलाता है। उसी प्रकार म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की किसी तरीके से हेल्प करते हैं, वो कहलाता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म क्या, अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी शो करते हैं और उसे हम कहते हैं पैरासाइटिज्म, ठीक है। जैसे कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो जिंदा रहते हैं, उसके न्यूट्रिशन को वो ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं पैरासाइटिज्म। कुछ वर्म्स जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं जो कि क्या होता है, हमारे एब्डोमेन में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते
रहते हैं और वहां से हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सक कर लेते हैं। इस प्रकार दे आर डिपेंडेंट ऑन अवर न्यूट्रिशन, और ये जो रिलेशनशिप है ये कहलाता है पैरासाइटिज्म। ठीक है, इसी प्रकार लाइस इज वेरी कॉमन पैरासाइटिक एनिमल, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। जो लाइस होती है, जू होती है, वो स्कैल्प में से क्या करती है, सक करती है ब्लड, और उस पे ही वो जो है लाइव रहती है, जिंदा रहती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ पैरासाइटिज्म। ठीक, तो इस प्रकार दीज आर 3 बिहेवियर जो कि एक प्रकार का रिलेशनशिप है, इंटरस्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, ओके इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लांट्स में यदि आप देखें तो प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है हनी बी इज अ वेरी नोन फैक्टर फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि क्या करती है, प्लांट्स जो फ्लावर्स होते हैं उस पर वो बैठती है और पोलिन ग्रेन्स उसके जो लेग्स हैं उस पर चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे प्लांट पे बैठती है तो वहां पर वो क्या कर देती है, पोलिन ग्रेन को डिस्पर्स कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो इस प्रकार इंसेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, साथ ही सीड डिस्पर्सल में भी। ठीक है, सीड जब वो खाते हैं और कहीं और वो गिर जाते हैं सीड, तो वहां पे एक प्लांट जो है वो हो सकता है। तो इस प्रकार सीड डिस्पर्सल में भी इंसेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे प्ले। ठीक, तो इस प्रकार ये भी एक इंटर स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, प्लांट की हेल्प कर रहे हैं इंसेक्ट और इंसेक्ट को फूड मिल रहा है प्लांट से। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है रिलेशनशिप कहलाता है इंटर स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर। अब 2 टर्मिनोलॉजी है, एक है फूड चेन और एक है फूड वेब। ये दो जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द बायोटिक फैक्टर, ये एक इंटर स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब फूड चेन क्या है? जब ऑर्गेनिजम्स में एक लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, हम शो करते हैं तो हम उसे कहते हैं फूड चेन। ठीक है, चेन में 1 by 1 जब हम रिलेशनशिप शो करते हैं तो उसे हम फूड चेन कहते हैं। एक्चुअली फूड चेन को फूड चेन क्यों कहते हैं? फूड चेन में हम शो करते हैं कि एक पर्टिकुलर लिविंग बीइंग का जो है फूड क्या है, फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसका फूड है, फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसका फूड है। इस प्रकार जब हम लीनियरली इसको शो करते हैं तो ये फूड चेन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास को खाता है ग्रास हुपर। ग्रास हुपर एक इंसेक्ट है और ग्रास हुपर जो है वो खाया जाता है रोडेंट्स के द्वारा। ठीक है, रोडेंट्स को जो है मान ली कैट्स खाती हैं। ठीक है, और कैट्स को उससे बड़े एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, जैसे वुल्फ एक एग्जांपल ले लें। तो इट इज अ वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रास जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। हमेशा फूड चेन में या फूड वेब में जो लोअर कंपोनेंट आता है या स्टार्टिंग कंपोनेंट आता है वो होता है या तो प्रोड्यूसर होता है या डीकंपोजर। ठीक है, डीकंपोजर हम कैसे ले सकते हैं? डीकंपोजर किस पे डिपेंडेंट होते हैं? डीकंपोजर डिपेंडेंट होते हैं डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर पे, और वो क्या करते हैं, उस डेड प्लांट और एनिमल मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। जब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉइल में जाता है तो वो किसके लिए फूड बनता है? वो फूड बनता है प्रोड्यूसर के लिए। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ फूड बट इट इज अ इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द फूड। ठीक है, हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। तो जब वो स्टार्च प्रोड्यूस करता है प्लांट, तो स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है प्रोड्यूस करता है, बट उसके साथ साथ उसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, दूसरे मिनरल्स की भी जरूरत होती है। तो डीकंपोजर से या प्रोड्यूसर से
इन दोनों से फूड चेन स्टार्ट होती है और लास्ट में ये खत्म कहाँ पे होती है, ये खत्म होती है कार्निवोर्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वुल्फ जो है किसके द्वारा खाया जा सकता है, टाइगर के द्वारा। तो वुल्फ और टाइगर क्या है, एक प्रकार के कार्निवोर्स हैं, ठीक है। तो ये है एक प्रकार की फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन एक लीनियर प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम शो करते हैं हु ईट व्हाट, ठीक है। तो ये जो है एक लीनियर प्रेजेंटेशन होती है जिसकी स्टार्टिंग जो है प्रोड्यूसर या डीकंपोजर से स्टार्ट होती है। और उसी के कंपैरिजन में जब हम फूड वेब देखते हैं तो फूड वेब जो होता है एक नेटवर्क की तरह होता है, ठीक है। ये जैसे कि लीनियर है लेकिन फूड वेब एक प्रकार का नेटवर्क होता है, ठीक है। फूड वेब एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन होती है। क्यों, देखिए यहां पर हम यदि देखें कि ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को रोडेंट्स ने खाया, रोडेंट्स को कैट्स ने खाया। लेकिन यदि हम यहां देखें तो ग्रास ऊपर को लिजार्ड्स भी खा सकती है, ठीक है, ठीक है, लिजार्ड्स भी खा सकती हैं ग्रास ऊपर को, ठीक है। और जो ग्रास है उसे रैबिट भी खा सकता है, ठीक है। कैट्स जो हैं वो रोडेंट्स को खाती हैं, वो लिजार्ड्स को भी खा सकती हैं, ठीक है। कैट्स कैन ईट लिजार्ड्स आल्सो, ठीक है। वुल्फ जो है कैट्स को खाता है लेकिन वो रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा क्या बन रहा है, ये एक वेब टाइप बन रहा है, एक नेट टाइप बन रहा है, एक नेटवर्क है, ठीक है। और इसमें ये जो प्रेजेंटेशन होती है फूड वेब, इट इज ए प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिकली हमें पता है कि लीनियरी रिलेशनशिप नहीं होता ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ग्रॉस ऊपर को रोडेंट्स भी खा सकते हैं, लिजार्ड्स भी खा सकते हैं, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म भी उसको खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो प्रेजेंटेशन होती है ये फूड वेब कहलाती है, जो कि नेटवर्क होता है और इट शोज द न्यूट्रिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम फूड चेन और फूड वेब जब देख रहे हैं, जब हम इंटरेक्शन देखते हैं तो ये हम क्यों देख रहे हैं या इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जब हम फूड वेब बनाते हैं या एक फूड चेन रहती है तो इस फूड वेब में आप देखिए कि पर्टिकुलर यदि कहीं पर एक ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए तो द होल फूड वेब विल बी अफेक्टेड, ठीक है। कि मान लीजिए रोडेंट्स की यदि कमी आ जाए, रोडेंट्स जो है एनवायरनमेंट में न रहें तो क्या होगा, कैट्स जो है उनको फूड नहीं मिलेगा या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रोडेंट्स को खाते हैं उनको फूड नहीं मिलेगा और दे विल, वो फिर क्या होंगे, दे विल सफर द स्टार्वेशन, ठीक है। और उनकी जब कम होने लगेगी संख्या तो वो आगे के कार्निवोर्स को प्रभावित करेंगे। इस प्रकार किसी भी एक चेन में या फूड वेब में जब कहीं पर एक इम्बैलेंस होता है तो इट विल अफेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट विल अफेक्ट द होल फूड वेब। तो कहने का मतलब यही है कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी कंपोनेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। किसी भी एक को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों बात करते हैं कि भाई पर्टिकुलर कोई स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन जो है पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार एक फूड वेब पर्टिकुलर इकोसिस्टम में फॉर्म होता है। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, इस तरह बहुत सारे फूड वेब फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट जो है एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि फूड वेब और फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन एक लीनियर प्रेजेंटेशन है जबकि फूड वेब इज अ नेटवर्क प्रेजेंटेशन, ठीक। तो इस प्रकार हमने पढ़ा इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, जिसमें पहले अभी हमने पढ़ा है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ किस प्रकार इंटरैक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स।
ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब हमें पता है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, दीज आर ऑल एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे इकोसिस्टम के उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जितने भी लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं वो कहलाएंगे बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो किस प्रकार लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसका यदि एक हम एग्जाम्पल देखें, पॉन्ड इकोसिस्टम आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में किस प्रकार जो है सब ऑर्गेनिज्म रहते हैं और किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हम यदि लें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या रहेगा, मेन हम जो सबसे पहले देखता है वो वाटर, ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट, वह प्लांट जो कि पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, अदर प्लांट्स जो कि उसके सरफेस पे हैं, ठीक है, एल्गीज, फंगाइज, बैक्टीरियाज, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। उसके अलावा फिश, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, फ्रॉग्स, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बनाते हैं, ये सारे बनाएंगे इकोसिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि रहते हैं, जैसे सॉइल, मिनरल्स, ठीक है, ये सभी भी एक इकोसिस्टम में, एक पॉन्ड इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ तो बायोटिक फैक्टर है, कुछ एबायोटिक फैक्टर है, जैसे प्लांट, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, फिश, लार्ज फिश, फ्रॉग, ये सभी क्या है, ये है बायोटिक फैक्टर। जबकि वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सभी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। साथ ही जो सनलाइट और हीट होती है वो भी क्या है, एक प्रकार का एबायोटिक कंपोनेंट है। अब इनके बीच में किस प्रकार इंटरेक्शन होता है, देखिए। अब जो प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या करेंगे, सनलाइट का उपयोग करेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक फोटोसिंथेसिस क्या है, एक इंटरेक्शन है बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। उसी प्रकार फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट, वाटर, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैसेस, ठीक है, गैसेस भी क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, और साथ ही गैसेस जो कि डिसॉल्व होती है पॉन्ड इकोसिस्टम में, ठीक है। जो सबमर्ज्ड प्लांट होंगे वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं हमें पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है वो उसकी सरफेस से, उनकी सरफेस से वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस प्रकार वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं वो डिसॉल्व्ड गैसेस, जो वाटर में डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, ठीक है, वाटर डिसॉल्व्ड गैसेस, वो भी एक एबायोटिक फैक्टर है पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो वाटर और डिसॉल्व्ड गैसेस एंड सनलाइट, ठीक है, अंदर जो सनलाइट आ रही है उसका उपयोग करके सबमर्ज्ड प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे किसमें, पॉन्ड वाटर में, तो उसे प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार प्लांट, जो सरफेस पे प्लांट है वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर को लेंगे और इस प्रकार क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। जो सबमर्ज्ड प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, अपनी रूट से सॉइल को पकड़ के रखेंगे, ठीक है, ग्रिप बना के रखेंगे, इरोजन नहीं होने देंगे सॉइल का। तो सबमर्ज्ड प्लांट क्या कर रहे हैं, सॉइल में ग्रिप बना के रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार
एल्गीज एंड फंगाइज जो होते हैं एक पर्टिकुलर जो है नंबर्स में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉन्ड इकोसिस्टम बिकॉज दे आर फूड फॉर सम स्मॉल फिशेस, ठीक है। बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, वेरी स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं बैक्टीरिया। साथ ही ये जो सबमर्ज प्लांट होते हैं दे आर हैबिटेट फॉर सम एल्गीज एंड फंगाइज एंड बैक्टीरिया, ठीक है। इस प्रकार इकोसिस्टम में सभी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर, ठीक है, जब प्लांट्स जो हैं जब वो फूड बनाएंगे तो दे आर फूड फॉर सम अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्मॉल फिशेस जो हैं वो प्लांट को, सबमर्ज प्लांट को, एल्गिस को, फंगाई को वो खाएंगी, ठीक है। स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पूरे इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार एक पॉन्ड इकोसिस्टम इज वेरी गुड एग्जांपल जब हम देखते हैं कि किस प्रकार जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम का जो है एग्जाम्पल हुआ। यदि एक लैंड इकोसिस्टम का हम देखें तो लैंड इकोसिस्टम में तो हम बहुत सारे जो है देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस पे डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कंज्यूमर्स हैं, जो कि हार्बीवोरस है, वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जो कार्निवोर्स हैं वो हार्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है, जो ओमनिवोर्स हैं वो हार्बीवोर्स, जो कार्निवोर्स हैं, जो ओमनिवोर्स हैं, जो हार्बीवोरस भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। तो इस प्रकार हर्ब्स पे, दैट मीन्स प्लांट्स पे या प्रोड्यूसर पे, और ऑर्गेनिज्म पे, दोनों पे डिपेंडेंट है ओमनिवोर्स। तो इस प्रकार एक दूसरे को बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी एनवायरनमेंट में जितना जो है बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है। किन किन चीज़ों पे, वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे इकोसिस्टम का कंपोनेंट है और हर एक कंपोनेंट को वो अफेक्ट करता है, ठीक है। यदि वाटर पॉल्यूटेड होगा तो क्या होगा, इन सबको वो अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सबमर्ज प्लांट वाटर पे डिपेंडेंट है, प्लांट वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी जो स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फ्रॉग, ये सभी वाटर पे डिपेंडेंट है। तो वाटर यदि पॉल्यूटेड होगा तो इट विल अफेक्ट द होल इकोसिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार यदि एयर पॉल्यूटेड होगी तो इट विल अफेक्ट द होल इकोसिस्टम। तो इस प्रकार कोई भी बायोटिक कंपोनेंट जो है एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट रहता है और उसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें कि हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन देखा और एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि एक इकोसिस्टम में किस प्रकार जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में किस प्रकार एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में एकमात्र जो एनर्जी का सोर्स है वो है सन। सन इज अ सोल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोल, ठीक है। तो सोलर एनर्जी या सन एनर्जी जो है एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। किस प्रकार ये सोलर एनर्जी पूरे इकोसिस्टम में ट्रांसफर होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जो कॉमन एग्जांपल है वो हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी का उपयोग करके प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं,
प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड खुद। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस प्रीवियस चैप्टर्स में। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के में स्प्लिट कर देता है। ये फर्स्ट स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो है फूड बनाते हैं, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस, जिसका कि फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? 6CO2 12H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6CO2 प्लस H2O। वाटर भी जो है इसमें से दिस इज 1 molecules of carbohydrate is formed in the photosynthesis। तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पर सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब इस सोलर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ गई है? सोलर एनर्जी का उपयोग करके एटीपीज में उसे चेंज किया और ये जो एटीपीज होते हैं ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट को बनाने में यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। एटीपीज क्या होते हैं? एटीपीज जो है वो एक प्रकार की केमिकल एनर्जी है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुके हैं आपको फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो एटीपीज होते हैं, जो एटीपीज फॉर्म होते हैं जिनका क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो है फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है किसमें? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसका किसके साथ जुड़ता है? ये जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और इस प्रकार यह जुड़ाव जो है यह किस प्रकार फॉर्म होता है? यह एक बॉन्ड है, ठीक है। ये जो बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड बनता है सन एनर्जी का उपयोग करके, जो कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये केमिकल एनर्जी एटीपीज होती हैं। तो उन एटीपीज का उपयोग होता है यहाँ पर और बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? हाइड्रोजन स्प्लिट, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। और सेकेंड स्टेप में यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड्स के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। यह जो बॉन्ड है यह एटीपीज की मदद से बन पाता है। एटीपीज जो है वो अपने बॉन्ड्स देता है और एडीपीज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो यह एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी है, ठीक है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि कभी भी जब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब कोई बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी है, जो नेचुरल एनर्जी है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, एटीपीज फॉर्म किए। और ये यहाँ पर जो है इस फर्स्ट प्रोसेस में एटीपी फॉर्म होते हैं, ठीक है। हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होती है इसमें एटीपीज जनरेट होते हैं और इन्हीं एटीपीज को सेकेंड स्टेप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो किस में आ गई? वो आ गई प्रोड्यूसर्स में। अब प्रोड्यूसर्स में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स हमने देखा कि भाई एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल में होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया सेल हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन की कोई भी सिंगल सेल हो, सारी सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये एनर्जी का फॉर्मेशन डिफरेंट अदर प्रोसेसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। यह केमिकल एनर्जी ही है, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी केमिकल एनर्जी ही रिलीज होती है, हमेशा याद रखिए। तो अब ये प्रोड्यूसर्स में क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट तो ये होगा कि खुद में ही रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि प्लांट को खुद को भी एनर्जी चाहिए,
ठीक है। तो इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग वो स्वयं अपने दूसरे जो जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए करेगा। तो प्रोड्यूसर्स में फर्स्ट क्या हो सकता है कि वो खुद अपने फूड का उपयोग करें, उसके बाद कंज्यूमर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स। दूसरा ये हो सकता है कि इसी प्लांट को, ठीक है, जिसने अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही फॉर्म किया है, ठीक है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है उसका पूरा बॉडी प्लांट का। तो पहला क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने क्या किया, सोलर एनर्जी को अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट बनाया और यह रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। और जिस एनर्जी का प्रयोग फिर से किसने किया, प्रोड्यूसर ने। यह एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब इस प्रोड्यूसर को, इस प्लांट को जब कोई कंज्यूमर खाएगा या हर्बीवोर्स खाएगा तो वह कैसे एनर्जी बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम फूड खाते हैं, हम यदि हमने पोटैटो खाया मान लीजिए, तो क्या होगा, उस कार्बोहाइड्रेट का जाके वो ग्लूकोज फॉर्म करेगा एट द एंड, और उस ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। याद कीजिए जो भी हमने न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस और बाद में रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेटरी सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा है, वो बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए। उसमें क्या करते हैं, हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और उसमें एटीपीज के रूप में एनर्जी रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि जब भी एनर्जी फॉर्म होगी तो हीट भी रिलीज होगी, ये याद रखिए, ठीक है। तो जब सोलर एनर्जी का उपयोग करके प्रोड्यूसर या प्लांट, ठीक है, जब फूड अपना बनाते हैं तो वो खुद भी उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं थ्रू द रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा, जब उन्हें दूसरे कंज्यूमर या हर्बीवोर्स खाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि जब ये प्लांट प्रोड्यूसर क्या होगा, डेड हो जाएगा, तो इट विल बी फूड फॉर डीकंपोजर। इसके बाद डीकंपोजर जो है इसको डाइजेस्ट करेंगे और इससे एनर्जी फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार एनर्जी फ्लो हो रही है कहां से, सन से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में, ठीक है, प्रोड्यूसर से डीकंपोजर में। उसके बाद क्या हो रहा है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं, तो ये एनर्जी किस में फॉर्म हो गई, ये कहां पे ट्रांसफर हो गई, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा के क्या कर रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में किस प्रकार होता है वह हम देख रहे हैं। तो सन से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में, डीकंपोजर्स में, ठीक है, इस प्रकार जो एनर्जी है उसका फ्लो होता है। तो यदि हम एक फ्लो चार्ट बनाएं तो किस प्रकार होगा, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कंज्यूमर लिख दें हम दोनों को ही, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को, ठीक है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है एनर्जी प्रोड्यूस करके हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद और जब ये डीकंपोजर जब डेड हो जाएगा तो डीकंपोजर, कंज्यूमर्स भी डेड होंगे तो डीकंपोजर को फूड जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से आ रहा है एनर्जी, सन से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, ठीक है। और फिर डीकंपोजर क्या कर रहे हैं, डेड मैटर को किस में फॉर्म कर रहे हैं, वो डेड मैटर को वो फॉर्म कर रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, और वो फिर से किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, और ये भी रेस्पिरेशन में हीट प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी फ्लो किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो साइकिल हमने देखी, ठीक है, इस साइकिल को कहते हैं प्रोड्यूसर ग्रेजर फूड चेन। प्रोड्यूसर
ग्रेजर फूड चेन में जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो प्रोड्यूसर से होती है, जबकि एक दूसरी चेन होती है वो कहलाती है डेट्राइटस फूड चेन। और यह फूड चेन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, जो एनिमल डेड एनिमल और प्लांट मैटर होता है दैट इज कॉल्ड एज डेट्राइटस। ठीक है, प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन जो है वो कहां से स्टार्ट होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब डेट्राइटस फूड चेन में क्या होगा ये तो हमने देख ली। प्रोड्यूसर ग्रेजर चेन किस प्रकार स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से जो है कंज्यूमर और कंज्यूमर से कार्निवोर्स, कार्निवोर से फिर से डीकंपोजर। ठीक है, जबकि यहां पे यदि ये देखें तो दिस चेन विल बी डेट्राइटस चेन। तो डेट्राइटस चेन में क्या होगा, डीकंपोजर जो है वो डीकंपोज कर देंगे एंड दे आर द फूड फॉर सम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिर वो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए फूड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन इज स्टार्ट फ्रॉम द डेट्राइटस। ठीक है, तो डेट्राइटस में जो है जो डीकंपोजर होते हैं वो डीकंपोज तो कर ही रहे हैं बट डीकंपोजर आर फूड फॉर सम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर डेट्राइटस जो है वो स्टार्ट होती है डेट्राइटस से। ठीक है, ठीक, डीकंपोजर आर फूड फॉर सम अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल एक जो है पिक्चर बहुत अच्छा सा दिया हुआ है आपकी बुक्स में, जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो डीकंपोजर्स हैं या बैक्टीरियाज हैं या फंगाइज हैं, बैक्टीरिया फंगाइज, दीज आर फूड फॉर सम प्रॉन। ठीक है, और क्रैब्स। ठीक है, दीज crabs and prawns are food for some fishes, small fishes, and some small fishes are food for some large fishes. ठीक है, तो इस प्रकार डेट्राइटस फूड चेन जो है उसमें जो है किस प्रकार जो एनर्जी फ्लो होता है वह दिखाया गया है। ठीक है, अब यदि हम मराइन इकोसिस्टम की बात करें या डीप सी की बात करें तो वहाँ पर सन जो है उसकी लाइट नहीं जा पाती और जो एनर्जी फ्लो होता है वो बहुत स्लो होता है वहाँ पर। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो यूजुअली हमें मराइन इकोसिस्टम में देखने को मिलती है जहाँ पर कि इस प्रकार एनर्जी फ्लो आगे होता है। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो यूजुअली मराइन इकोसिस्टम में ही हमें देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है वो नहीं रहते, क्योंकि डीप सी में प्रोड्यूसर्स जो है वो फूड फॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि सनलाइट अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए जो डेट्राइटस फूड चेन होती है इट इज यूजुअली फाउंड इन द मराइन इकोसिस्टम, जिसमें कि जो एनर्जी फ्लो होता है इज वेरी स्लो। ठीक है, तो याद रखिए डेट्राइटस फूड चेन जो है वो डेट्राइटस से स्टार्ट होगी और जो है फिर आगे फर्दर उसको जो ईट करने वाले होंगे वो ऑर्गेनिज्म आगे की चेन बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दो चेन हमने देखी, प्रोड्यूसर ग्रेजर फूड चेन जिसमें कि स्टार्ट जो होती है चेन प्रोड्यूसर से होती है। ठीक है, और जो डेट्राइटस फूड चेन होती है वो डेट्राइटस से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा एनर्जी फ्लो। अब एक 10% एनर्जी लॉ है। ठीक है, 10% एनर्जी लॉ वो क्या है? 10% एनर्जी लॉ यह कहता है कि जो एनर्जी इनिशियली रहती है उसकी नेक्स्ट स्टेप में ओनली 10% ऑफ एनर्जी ही पहुंच पाती है। अब कैसे? जैसे कि सन की जो एनर्जी है उसका 10% प्रोड्यूसर्स में जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में जो एनर्जी होती है उसका है 10% ही जो है कंज्यूमर्स में जाता है। कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स में जो एनर्जी होती है उसका 10% ही कार्निवोर्स में जाता है, बाकी जो होता है वो डेड मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस प्रकार ये 10% एनर्जी लॉ यह कहता है कि
कि जो एनर्जी फ्लो है वो प्रीवियस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में ओनली 10% ही हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 10% एनर्जी लॉस सेज ओनली 10% ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रीवियस चेन ऑफ फूड चेन टू द नेक्स्ट चेन। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार एनर्जी फ्लो होती है पूरे इकोसिस्टम में। इजंट अमेजिंग कि किस प्रकार सोलर एनर्जी का उपयोग प्रोड्यूसर्स करते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स को जो है हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, और कार्निवोर्स और प्लांट्स जो हैं जब डेड हो जाते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स, तो उन्हें फिर जो है डीकम्पोजर खाते हैं, और फिर डीकम्पोजर आर अगेंस्ट द न्यूट्रिशन फॉर द डीकम्पोजर जो न्यूट्रिएंट पूल बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो अगेन प्रोड्यूसर जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं, एंड द चेन जो साइकिल जो है वो द साइकिल गोज ऑन। ठीक, तो इस प्रकार एनर्जी फ्लो देखा हमने इकोसिस्टम में। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन इकोसिस्टम।